तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 11th क्लास इज मेजरली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होती है, कि व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स एक्चुअली, राइट। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, हर एक सब्जेक्ट की ना एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जब मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के बारे में बहुत चीजें बताई जाती है। मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज आती है, लाइक इट इज समथिंग रिलेटेड टू अलजेब्रा। जब मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से डील करती है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट्स, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बहुत बात की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऐसे ही तो इकोनॉमिक्स भी ऐसी कोई नई चीज नहीं है। जब भी हम बात करेंगे ना इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हम वहाँ पे मेनली जो कॉमन टर्म्स होंगे, जैसे डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें आएंगी। मतलब जैसे मैथ्स करते तो दिमाग में अलजेब्रा आता है, साइंस को सोच के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, अकाउंट्स वर्ड सुन के प्रॉफिट एंड लॉस दिमाग में आता है। ऐसी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को सुन के डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा दिमाग में आता है। तो डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें आप देखोगे अभी आगे, राइट। अब बात करते इकोनॉमी की। इकोनॉमी होता क्या है? देखो इकोनॉमी क्या है, एक्चुअल में ये एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अगर आप इसको क्या कहते हैं ब्रॉडली देखो, आज के समय में हम लोग सब कर क्या रहे हैं? सब पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जस्ट सो दैट कि हम लोगों को कोई ना कोई वर्क मिल जाए एंड हम लोग अपनी अर्निंग कर सके। अब बात आती है ये सब क्यों करना है भाई? एक लाइफ है, हम आराम से जी सकते हैं भाई, जो करना है वो करो। बट नो, ऐसा पता है क्यों होता है? ये होता है स्कार्सिटी की वजह से। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड। मतलब कि देखो, हमारे अर्थ, प्लैनेट अर्थ पे या कहीं पे भी बोलो, सारी चीजें लिमिटेड है। एवरीथिंग इज लिमिटेड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप बोलो सनलाइट, तो ऑफ कोर्स मैं अगर बोलूंगा सनलाइट भी डे में आती है, रात को नहीं आती एक साइड, ठीक है, अर्थ के। तो स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी की वजह से ही आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आज हम लोग पढ़ाई करके नौकरी पाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये स्कार्सिटी नहीं होती ना, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे होते। क्या है स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मतलब हो गया चीजें बहुत लिमिटेड है, ठीक है। चीजें अगर लिमिटेड है ना, तो उन लिमिटेड चीजों को ऐसे मैनेज किया जाए कि हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके, राइट। एग्जाम्पल मैं कहता हूं, आपके घर पे मान लो 10 एप्पल्स पड़े, 10 मैंगोज पड़े, 10 ऑरेंजेस पड़े, ठीक है। अब ये बात क्लियर है कि आपको ना 3 दिन तक डेली, 3 डेज आपको डेली 10 फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस है, आप चाहो तो 10 के 10 एप्पल एक दिन खा लो, 10 के 10 मैंगो एक दिन खा लो, 10 के 10 ऑरेंजेस एक दिन खा लो। बट आप ये सोचो यार, ये 10 एप्पल खाना एक दिन में बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? लाइक ओवर सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। मतलब ओवर सेटिस्फैक्शन छोड़ो, मन ही नहीं करेगा खाने के बाद। एक खाने का मन करेगा, दो खाने का मन करेगा, 3 खा लोगे ज्यादा से ज्यादा, फिर उसके बाद बोरियत सी हो जाएगी। मतलब अब आप ये जो रिसोर्स है ना, इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो बेस्ट आइडिया क्या रहेगा? आप सोचोगे कि पहले दिन में 3 खा लेती हूँ एप्पल, 3 मैंगो, 4 ऑरेंजेस खा लेती हूँ। नेक्स्ट डे 3 मैंगो, 4 क्या कहते हैं, 3 मैंगो कह रहा हूँ, हाँ, 3 एप्पल, 4 मैंगो और 3 ऑरेंजेस। फिर ऐसी 4 3 3 ऐसे कर लो। अगर जब आप इसको ऐसे खाओगे 3 डेज के हिसाब से, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे चीज तो कोई नहीं बदली। मैंने आपको बोला 10 फ्रूट्स डेली खाने, आप यहाँ पे भी 10 खा रहे हो, यहाँ पे भी 10 खा रहे हो, ठीक है। एप्पल भी मैंने टोटल नंबर ऑफ एप्पल चेंज नहीं किए, टोटल नंबर ऑफ मैंगो चेंज नहीं करे, कुछ चेंज नहीं किया। बट स्टिल यहाँ पे इस केस के सिनेरियो में, ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, आपने अपनी बेटर
सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर लिए। तो इस चीज को भी मैं इकोनॉमिक्स बोलूंगा कि मैंने कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर दी, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जिसमें क्या कहते हैं, मैं लिमिटेड रिसोर्स को अपने बेस्ट यूज के हिसाब से यूज कर रहा हूँ, यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा इकोनॉमी की डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी जाएगी, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living. ओके अब हम इसके बाद जब हमने इकोनॉमी पढ़ ली तो हम इसके कुछ वाइटल प्रोसेसेस भी जाने, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ वाइटल प्रोसेसेस की, तो आप एक चीज देखो, जब मैंने अभी आपको बताया कि आपको काम मिले उसके बाद आप अर्न करो अपनी लिविंग, तो ऐसे सिस्टम को इकोनॉमी बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में होता कब है? तीन चीजों की वजह से होता है, तीन प्रोसेसेस की वजह से। सबसे पहला होना चाहिए प्रोडक्शन। आप कोई भी चीज देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फार्मर का। तो एक इकोनॉमी में, इंडिया जैसी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यू वेरी वेल नो। तो उसके अंदर देखो तीन चीजें मेन जो है वो काम में आएगी। पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। इसमें आप ये समझो, देखो फार्मर जो है, फार्मर अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नहीं खाएंगे तो फार्मर क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर आपने खाना खाना बंद कर दिया, मान लो आपने चावल खाने सबने बंद कर दिए, तो क्या फार्मर चावल को प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एक है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, इस प्रोसेस को करने के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए यू नीड एन इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन क्या कहते हैं प्रोसेसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे पता है आपको कैपिटल किसको बोल रहे हैं? अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, तो कैपिटल हो गया उनका ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर होता है, और या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो फार्मिंग के समय वो। क्योंकि अगर ये कैपिटल नहीं होगा, यानी वो अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने कैपिटल में, तो वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो कंजम्पशन नहीं हो पाएगी। तो यानी कि ये तीनों प्रोसेसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू फॉर्म एन इकोनॉमी, राइट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। और वो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि व्हाई वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स, राइट। तो इसका एक सिंपल वर्ड है, ड्यू टू स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, राइट। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू स्कार्सिटी। और जब मैं बात करता हूँ स्कार्सिटी, यानी कि इट रेफर्स टू, स्कार्सिटी क्या होता है, ये डेफिनेशन इसके साथ मिक्स करके मैं लिखवा रहा हूँ। स्कार्सिटी रेफर्स टू द limitation of supply in relation to demand for a commodity। अब यहाँ पे मैं आपको सारे टर्म जिसके एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिमिटेशन का मतलब है कम होना, चीज का कम होना। तो लिमिटेशन का मतलब है कमी ऑफ सप्लाई, सप्लाई मींस जहां से वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, और इन रिलेशन टू डिमांड। देखो ये वर्ड क्यों लिखा है मैंने, इन रिलेशन टू डिमांड, इसका मतलब समझो। अगर मैं बात करता हूँ सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स ये जो अनाज उगा रहा है फार्मर, उसके ग्रेन्स के बारे में बात करूं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो
कि फार्मर्स ने बहुत ज्यादा ग्रेन्स उगा दिए, इतनी तो डिमांड ही नहीं है, मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, वो उगाया जा रहा है, तो क्या उसकी कमी होने वाली है? ना, उसकी स्कार्सिटी तो फिर होएगी नहीं हम लोगों को, राइट? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाई लिमिटेशन, सप्लाई की विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई पूरी ना मिलना, उसको स्कार्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि डिमांड है मार्केट में 10 कार्स खरीदने की, ठीक है, लेकिन 10 कार्स है नहीं सबके पास, क्या कहते हैं, 10 कार्स खरीदने की वो है मार्केट के अंदर, बट कार्स अवेलेबल 8 है, राइट? अब इस 8 कार्स को 10 लोग कैसे खरीदेंगे? तो थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कार की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्कार्सिटी आ गई। आप इमेजिन करो, अभी जो कार्स वगैरह मिलती है हम लोगों को, मतलब जो हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं, कितने सारे लोग हैं, और क्या कहते हैं, सबके उसमें नहीं है कि कार खरीद, ठीक है? अ, तो ये कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी पे वेरी करेगा कि किस कॉमोडिटी की सप्लाई उसकी डिमांड के रिलेशन में कम है। तो मेजरली जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, वो सब इसी की वजह से चलती है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। यस सर। यहाँ पे देखो, मैंने जब लिखा ना ड्यू टू स्कार्सिटी, तो आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हो, कि क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, ह्यूमन वांट्स आर more than the available resources. ठीक है, so there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never ending human wants. ठीक है, तो एक्चुअल में आपकी इकोनॉमिक्स ऐसे ही डील करती है इसी चीज में। अगर आप ध्यान दोगे, यार ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, हम लोगों के पास जितने रिसोर्सेज नहीं है, बट हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमें चाहिए, बट क्या ये सब पॉसिबल है? तो हम उस चीज को रोकते कैसे हैं? कैसे रोकते हैं? उन चीजों को एलोकेट करके ढंग से। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक फैमिली के अंदर कोई 70,000 पर मंथ कमा रहा है, 70,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, तो उसकी इच्छाएं तो बहुत सारी होंगी कि भाई मैं एसल वर्ल्ड भी चले जाऊं, मैं काफी जगह घुमाऊं, फिर मैं लिम्बोर्गिनी खरीद लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, वो गाड़ी खरीद लूं, उसकी तो कभी वांट्स कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो वांट्स खत्म नहीं होने वाली, अगर वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स एक्चुअली थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर वो रियल लाइफ में इकोनॉमी नहीं चलाएगा, तो मान लो वो 70,000 का आईफोन ले आएगा, अगर वो बिना सोचे समझे स्पेंडिंग करेगा अपनी नीड के हिसाब से, वो तो 70,000 का आईफोन ले आएगा, मंथ की सैलरी हो गई गायब। अब खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कहाँ? तो ये सारी चीजें दिक्कत हो गई। इसीलिए हम चाहे इसको पढ़े या ना पढ़े, हर हाउस होल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है। तो ये जो 70,000 है, अगर आप ध्यान दोगे, सबके घरों में भी जितना भी इनकम होती है, उसको एलोकेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कि भाई राशन का खर्चा इतना, शॉपिंग का खर्चा इतना, सेविंग हम लोग करेंगे इतनी, तो ये घर घर में इकोनॉमिक्स करी जाती है। वाई? अगेन, यहाँ पे मैं पैसे को रिसोर्स बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, लिमिटेड पैसे को लिमिटेड तरीके से खर्च किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, इस टर्म का मतलब समझ लो। अगर मैं बोलता हूँ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इकोनोमाइजिंग ऑफ योर सैलरी, मतलब आप सैलरी को बेटर इकोनॉमिक तरीके से कैसे यूज करोगे। तो इसका मतलब ये है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स जो होता है ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम use of the available resources। जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूज करना, उसको हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग
of a resource. अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, आपको पता था इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। लिमिटेड रिसोर्सेज को तरीके से यूटिलाइज करना ही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अकर होती है? ये एक्चुअल में होती क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources, having alternative uses। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ अन्य? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है एक्चुअली। और वो चॉइस किसको इन्वॉल्व करती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, और वो भी किसमें से? आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही अन्य? सर आ गई। अब आपको ये बताते हैं कि देखो, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये इसके कोई ना कोई तो रीजन होंगे ना। ऑफ कोर्स इसके 3 रीजन है। देयर आर 3 रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन है। पहला रीजन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये तो सबसे सिंपल सी बात है कि भाई अगर रिसोर्सेज स्कार्स ही नहीं होते, कमी नहीं होती रिसोर्सेज के, तो सब अनलिमिटेड सारी वांट्स अपनी पूरी कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई इकोनॉमिक्स ही नहीं होती, बात खत्म हो जाती। तो जब इकोनॉमिक्स ही नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती? राइट। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक रीजन हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। दिस इज फर्स्ट रीजन। देन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो जाती हैं भाई, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इट इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोचो, आपको सारी चीजें चाहिए, यू वांट एवरीथिंग, बट रिसोर्सेज तो स्कार्स है। तो स्कार्स रिसोर्सेज है बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड हो रखी है, तो अगेन आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। राइट। तीसरा, ऑल्टरनेट यूजेस। अब ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है? यहाँ पे ना हमें कभी कभी चूज करना पड़ता है कि ये चीज मैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी यूज करूं। एक एग्जांपल पैसों का ही हो गया। अगर मान लो कि पैसों से सिर्फ अनाज खरीदा जा सकता, सिर्फ अनाज खरीद रहे हो, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। बट अब आप पैसों से गाड़ी भी खरीद सकते हो, अनाज भी खरीद सकते हो, और क्या कहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स आइटम, मतलब जो मर्जी खरीदना है वो खरीद सकते हो। यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं एक रिसोर्स के। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं पेट्रोल का, कि पेट्रोल अगर ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स में यूज होता, बट ऐसा नहीं है। ये काफी मशीन्स में भी यूज होता है, जनरेटर्स में भी यूज होता है। तो एज अ इकोनॉमी हमको डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है सरकार को भी, कि फैक्ट्रीज को कितना प्रोवाइड करना है, व्हीकल्स को कितना प्रोवाइड करके देना है। अगर वो सारा का सारा पेट्रोल पंप पे व्हीकल्स के लिए दे देंगे तो फैक्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अगर सारा फैक्ट्रीज में दे देंगे तो व्हीकल्स कम बिकने लगेंगे, क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा पेट्रोल, तो व्हीकल्स की दिक्कत आ जाएगी। तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से हमको परफेक्ट चॉइसेस करनी पड़ती है कि यहाँ पे इतना लगाना है, यहाँ पे इतना लगाना है, ताकि सारी चीजें अपने हिसाब से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। इसके बाद हम लोग देखो, हम लोगों ने काफी बात कर ली ह्यूमन वांट्स के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा मैं लिखवाऊंगा फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। इन दोनों के फीचर्स को मैं बता रहा हूँ।
देखो रिसोर्स का सबसे पहला फीचर आपको साफ पता चल रहा है कि ये स्कार्स होते हैं, दे आर स्कार्स, देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। स्कार्स का मतलब क्या है? whose supply is limited in relation to their demand, ठीक है। एंड रिसोर्स की खासियत क्या है? दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब मैं बात करता हूँ रिसोर्स की तो आप पैसा भी देख सकते हैं, मतलब पैसा पैसा कम है, बट ये तो बहुत इनडायरेक्ट हो गया। मैं तो लेकिन अगर स्कार्स के बारे में, मतलब ये आपके रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ तो मान लो पेट्रोल, पेट्रोल एक स्कार्स है, आइटम है, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, इतनी सप्लाई नहीं जितनी डिमांड चाहते हैं लोग। ऐसी दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, पेट्रोल के काफी सारे यूजेस हैं, तो आप काफी सारे रिसोर्सेज देख सकते हो डे टू डे लाइफ में। बात करते हैं ह्यूमन वांट्स। ये तो स्कार्स है, बट ह्यूमन वांट्स तो भाई अनलिमिटेड होती है, दे आर अनलिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड, दे डिफर इन प्रायोरिटीज। देखो इसका मतलब समझो, अनलिमिटेड है, हाँ, आपको पता ही है ये चीज कि ह्यूमन वांट्स तो भाई अनलिमिटेड है, हमें सब कुछ चाहिए। डिफर इन प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि सबकी ह्यूमन वांट्स की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी को भाई फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, किसी को भाई वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, तो वो क्या कहते हैं, उसकी ह्यूमन वांट, मान लो किसी के लिए फुटबॉल के लिए ज्यादा फुटबॉल खरीद के लाएगा, किसी को वीडियो गेम खेलना है भाई वो वीडियो गेम खरीद के लाएगा, उसके लिए इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ठीक है। किसी को, कोई आदमी बहुत ज्यादा फूडी है, उसको खाने का वो, उसकी वांट सबसे ज्यादा खाने की होती है, तो वो अपना ज्यादा पैसा खाने में लगाएगा, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी ह्यूमन वांट्स अलग है। तो यानी कि ये चीज डिफर करती है, क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज जो होती है उसमें डिफर करती है, राइट। अब यहाँ पे आप एक क्लियर पिक्चर देख सकते हो, ये जो ह्यूमन वांट्स है ना, ये है अनलिमिटेड, एंड ये जो रिसोर्सेज हैं ये है स्कार्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी वांट्स को पूरा तो नहीं कर सकते, अनलिमिटेड वांट्स तो कोई भी पूरी वो नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको लाना है कि यार जितना मैं मैक्सिमम यूज कर सकता हूं ना इस रिसोर्स को अपनी वांट्स के हिसाब से, उतना बढ़िया है उसके लिए। अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आप कर पा रहे हो, देन आप इकोनॉमिक्स का बढ़िया यूज कर पा रहे हो, और इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या करती है? कंज्यूम करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को एक मैनर के अंदर, वही इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है। जो बढ़िया तरीके से कर लेता है यूज, वो करता है, क्या कहते हैं, बहुत परफेक्ट इकोनॉमिक्स यूज कर रहा है, और जो नहीं करता उसकी इकोनॉमिक्स पुअर है। अब आप लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली इसके बारे में, ये सब इसीलिए बताया गया था ताकि आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में आए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इतना सब कुछ जानने के बाद जब आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो आपको बेटर तरीके से आप समझ में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन एज इट इज है जो मैं लिखवा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। जब मैं बात कर रहा हूँ ना सोशल, अब मैं पूरे समाज को लेके चलूँ, सबके हित के लिए, अकेले नहीं, एक इंडिविजुअल आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources, और वो रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, जैसा बताया था, which have alternate uses, ठीक है। और ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों यूज किए जाते हैं? टू प्रोड्यूस, आगे यहीं से कंटिन्यूशन है, कॉमा डाल के, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड services and
to distribute them among different groups of people. तो ये हो गई आपकी एक इकोनॉमिक्स की अभी कंप्लीट सी डेफिनेशन। तो ये पार्ट्स में अगर लर्न करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या जैसे दिस इज अ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस है और इससे क्या स्टडी की जाती है, द वे अ सोसाइटी चूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने जैसे पैसों का बोला था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने पैसे खर्च करना, ऐसे यहाँ पे सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लिया कि सोसाइटी कैसे चूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, एक ही यूज नहीं है, ऑल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। क्यों करती है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ये है। अगर मैं इसको एक शॉर्ट में भी बोलना चाहूँ तो ये मतलब एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट देना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग choices in the presence of scarcity। scarcity जब हो उस वक्त choices बनाना, अपनी चॉइस खुद बनाना, scarcity के समय, वही इकोनॉमिक्स। कोई अच्छी इकोनॉमिक्स दिखाता है, कोई पुअर इकोनॉमिक्स दिखाता है, बट इकोनॉमिक्स तो होती है, चॉइसेस उसको करनी पड़ती है, किसी की पुअर होती है, किसी की गुड। अब इकोनॉमिक्स को देखते हैं। आपको मैंने बताया इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, और ध्यान रखना जब मैं बोलता हूँ साइंस ना, साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है किसी चीज को करने का, जैसे बोलते हैं साइंटिफिक वे है, यानी कि एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसका हर एक चीज का रीजन है। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स भी होती है। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो ये दो पार्ट्स में आती है। पहली होती है पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या साइंस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। नेक्स्ट इज नेगेटिव, नहीं है, ध्यान रखना, नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, अब ये हो गया, राइट। अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक स्टेटमेंट के हेल्प से। मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक कि एक स्टेटमेंट देता हूँ कि द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, ये बनाना, ये बेचना, जितने ज्यादा बना बना के आप बेचोगे, ये इंजूरियस है भाई, हेल्थ के लिए इंजूरियस है। अब आपको ये जो मेरी स्टेटमेंट है ना, ये एक मैंने आपको एक बात बोली है जो कि क्या कहते हैं, एक तरह से क्या है, एक फैक्ट सा बोल रहा हूँ मैं, जिसको आप क्या कहते हैं एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो कि आप चेक करोगे कि हाँ भाई सच्ची में है, ऐसा साइंटिफिक वे है, हाँ चेक करने का है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, सिगरेट वगैरह पीना ये इंजूरियस है, मतलब सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग एंड इसकी सेल, ये इंजूरियस है हमारी पॉपुलेशन के लिए, राइट। ठीक है, अब इसमें मैंने ना कोई भाषण वगैरह नहीं दिया, मैंने ये नहीं बताया कि चलो ये तो चीज है, और मैं चलो ये भी बता देता हूँ आगे कि पहले भी सिगरेट ऐसी पी जा रही थी, आज भी सिगरेट इतनी ज्यादा पी जा रही है, और आने वाले टाइम में तो बहुत सिगरेट पियेंगे लोग, हेल्थ बहुत खराब होने वाली है कंट्री। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बोल दी, मैंने सिर्फ आपको चीज बता दी। क्या क्या चीजें बता दी कि मैंने कहा व्हाट इज, अभी क्या है, व्हाट वाज, पहले क्या था, व्हाट विल बी, और बाद में क्या हो, राइट। मैंने आपको ये बताया ही नहीं
कि अगर मैं आपको इसके साथ साथ ये बताता कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, और होना क्या चाहिए था, और होना क्या चाहिए है, और आगे क्या होएगा, पॉजिटिव वे में कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, व्हाट ऑट टू बी, मतलब होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड हैपन। देखो मैंने जैसे अभी सिगरेट का एग्जांपल दिया ना, अगर मैं इसमें आपको कुछ बता देता कि अ, अगर ऐसे बोलता कि कंट्री में क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टोबैको इज इंक्रीजिंग व्हिच इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन साथ साथ ये बोल देता मैं कि गवर्नमेंट को अब इसके मैन्युफैक्चरिंग या सेल पे थोड़ी लिमिट लगानी चाहिए, ताकि इसकी सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा ना हो पाए और हमारी पॉपुलेशन की क्या कहते हैं हेल्थ पे असर ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको ठीक करने का तरीका, मतलब आपको मैंने एक चीज़ बता दी आगे कि भाई एक वैल्यू ऐड कर दी मैंने आपके आंसर, वैल्यू हैज़ बीन एडेड टू योर आंसर, कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सिर्फ मैंने प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करी, अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये है, लेकिन उसके साथ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी ये बता दिया, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मानी जाती है, नॉर्मेटिव साइंस बोल लो या इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, एक हमें टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल में मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोग ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, और मैं किस बेसिस पे डिफरेंस बता रहा हूँ। तो पहला बेसिस है, मान लो मीनिंग, कि इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे ये लिखना है आपको, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। मतलब ये ना रियलिटी बता रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली सॉल्व बोल रहा है, ध्यान रखना इस वर्ड पे, ये वर्ड की इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली सॉल्व। और ये क्या है, इट डील्स विद व्हाट ought to be और how economic problems should be solved। और ये दूसरा है कि सॉल्व कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल सिनेरियो बता रहा है, ये बता रहा है कि होना कैसे चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मेन मीनिंग, एक मीनिंग वाला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब आप ना एक्चुअल डेटा से इसको वेरीफाई कर सकते हो, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको वो दिया था, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबैको, टबैको वाली मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल दिया था कि इसके बारे में बताया था ना आपको मैंने, सिगरेट्स स्मोकिंग वगैरह। तो उसके अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितने लोग पीते हैं हमारे देश में, नहीं पीते, मतलब एक डेटा आता है ना कि नंबर ऑफ स्मोकर्स की हर 10 में से 7 बंदे स्मोक करते हैं, लाइक इस टाइप का। तो वो डेटा से हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये बात सच भी है या झूठ फैलाया जा रहा है। जैसे टिकटॉक के बारे में आ गया, भाई इतने लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, क्या ये बात सच है या झूठ है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। टिकटॉक पे कितने यूजर्स हैं, तो इट कैन बी वेरीफाइड, राइट। बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ये कोई वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चीज हम बता रहे कि ऐसा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इसमें मैंने बोला कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी लेके आओ, कुछ इंस्ट्रक्शन जजमेंट्स दो, जिससे कि सिगरेट क्या कहते हैं, सिगरेट पे रोक लगे।
बट आप इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई क्या कहते हैं, कोई डेटा नहीं दे सकते परफेक्ट जिससे ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो एक हो गया वेरिफिकेशन, नेक्स्ट आता है पर्पस। कि देखो इसका पर्पस क्या है, ये आपको एक रियल डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इट एम्स टू मेक, इसका एम होता है टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये एक रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है भाई, ये कुछ सच झूठ ऐसा नहीं कि ट्रू फॉल्स ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये आपको एक रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि प्राइसेस जो है वो बढ़े जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। फिर क्या कहते हैं, आइडियली आप क्या कहोगे कि यार इंडिया को कुछ स्टेप लेने चाहिए ताकि ये प्राइस थोड़े कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल करने पड़ेंगे राइजिंग प्राइस। ये तो एक आइडियल सिचुएशन होगी ना, वो आइडियल सिचुएशन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है। तो यानी कि ये क्या करती है, इट एम्स टू डिटरमाइन दी आइडियल्स। आइडियल्स मतलब परफेक्ट। तो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो परफेक्ट चीज क्या है कि इंडिया कुछ ऐसे स्टेप ले जिससे प्राइसेस बढ़ना कम हो जाए, प्राइसेस ना बढ़े। तो ये परफेक्ट स्टेप हो गया। बट क्या ये होता है, वी कांट से। बट ये तो हो ही रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन तो दे ही रहा है, राइट। इसके बाद आता है सजेस्टिव। सजेस्टिव मतलब क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं। देखो ये तो सीधा सीधा पता चल गया। सजेस्टिव, यहाँ पे सीधी सीधी चीज लिखना, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो नॉट सजेस्टिव मतलब ये कोई सजेस्ट नहीं किया कि इंडिया में स्मोकर्स बढ़ रहे हैं या प्राइसेस हाई हो रहे हैं, ये कोई सजेस्ट नहीं करी हुई चीज, ये फैक्ट पे बेस्ड है। दिस इज अ फैक्ट, एज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये सजेस्टिव सजेस्टिव नहीं है, नॉट सजेस्टिव। बट ये सजेस्टिव है, ठीक है। ये इंडिविजुअल ओपिनियन भी होता है, ठीक है। इट इज ओपिनियन और इंडिविजुअल भी हो सकता है, हेंस सजेस्टिव। ये तो आप सजेस्ट ही कर सकते हैं ना क्या क्या तरीके हैं चीजों को ठीक करने के, ठीक है। वो कोई फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये सजेस्टेड है। नेक्स्ट है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कोई वैल्यू से रिलेटेड बात नहीं कर, ठीक है। यहाँ पे ना एक लाइन होती है, बोलते हैं इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, दैट इज it does not give any value judgment, it does not give any value judgment, ठीक है। इसका वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल वही सेम ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सारी चीजें फिट कर रहा हूँ उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर। अगर मैं बोलता हूँ वही स्मोकिंग की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स रिवेन्यू मिल रहा है, मैंने ऐसा बोल दिया, दिस इज अ फैक्ट। कोई सजेस्ट नहीं किया, मैंने फैक्ट बोला है, ठीक है। अब आप सोचने वाले सोचेंगे यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि इतनी सिगरेट बिकने पे इतना फायदा हो रहा है सरकार का, कोई ये तो बोल नहीं रहा है वैल्यू के बारे में कि कितनी गलत बात है ये, है ना। तो ऐसी चीज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं बोली जाती। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो बस एक फैक्ट बोल दिया कि भाई इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है क्या कहते हैं सिगरेट्स की, कि सरकार को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहां पे कोई जजमेंट वैल्यू जजमेंट है ही नहीं। आप ये नहीं बोल सकते ये क्या बोल रहे हो। तो ये इस टाइप की वो नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ पे इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, विल से लाइक कि ऐसा हो रहा है, यानी कि लोग सिगरेट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर सिगरेट इतनी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी कि लोग सिगरेट कंज्यूम ज्यादा ना करें, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है पहला, अगर एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक की एक स्टेटमेंट है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी
आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ठीक है, ये हो गई एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब इसने आपको एक रियल डिस्क्रिप्शन दे दी कि ऐसा है। ठीक है, और इसकी अगर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़े ना, आप ये लिखोगे इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। एक तो ये हो गई। दूसरा, यहाँ पे एक रियलिटी ये है, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। मतलब हमारे यहाँ पे, वेट अ मिनट, आई थिंक इसका सेकंड एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। राइट, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो क्या होना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। अगेन आप यहाँ देख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन दे दी रियल, ये रियलिटी है हमारी इकोनॉमी की, कि कोई तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, किसी के पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, सजेशन क्या होगा, यार इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, ये कम होनी चाहिए। तो एग्जाम में आ सकती है, आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, आपको बोलेंगे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होगी उसकी। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट देते हैं तो आप नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये लिखोगे, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड शेयर करो इसको जितना हो सके अगर अच्छी वीडियो लगी हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।